तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करें। जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग आ जाओ। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। कल लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों को एक फिलॉसफी पढ़ रहे थे, टीचिंग फिलॉसफी हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी और उसके एंड में हम लर्निंग वाले कंसेप्ट पे थे। यहां पर थे कि जो लर्निंग है उसको बेसिकली यहाँ जो लर्निंग के कंसेप्ट्स हैं वो अलग अलग स्टेजेस से जो गुजरे हैं, उसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आया वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग और देन आता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। थोड़ा ध्यान से समझना, ये एज इट एज क्वेश्चन बनता है यहां से। क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे सिंपल कंडीशनिंग होती है, जिसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, पावलो के डॉग वाली एग्जांपल। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस पढ़ा था ना। द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ रिस्पॉन्स naturally elicited by stimulus becomes to be elicited by the different formally neutral stimulus। जब हमने वो पावलो के डॉग वाली एग्जांपल पढ़ी थी कि वो डॉग को पहले खाना दिखाया जाता है, फिर उसके आगे घंटी बजाई जाती है, फिर खाना और घंटी एक साथ आते हैं और फिर घंटी आती है। तो इस तरीके से उसके दिमाग को कंडीशन कर दिया गया है दो अलग अलग स्टिमुलस को आपस में रिलेट करके, डिफरेंट स्टिमुलस को आपस में रिलेट करके उसकी कंडीशनिंग कर दी जाती है। तो इसमें पावलो का सबसे बड़ा रोल है और ये जो हमारे अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, ये इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप लोगों ने एक वर्ड याद रखना है जिसको बोला जाता है रीइंफोर्समेंट। क्या नाम दिया जाता है इसको? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि यहां पर आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, आपको या तो रिवॉर्ड दिया जाता है या फिर आपको पुनिशमेंट दी जाती है। या तो आपको उस चीज के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा या फिर आपको उस चीज के लिए क्या किया जाएगा, पुनिशमेंट दी जाएगी। आइदर यू विल गेट रिवॉर्डेड और यू विल गेट पुनिशमेंट, दोनों में से कोई एक चीज होगी। और ये कंसेप्ट किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। तो इसके अंदर जो कीवर्ड है वो यही है, कौन कौन से? रीइंफोर्समेंट एंड पुनिशमेंट। वो रैट वाली एग्जांपल कि अगर वो टच करेगा तो उसे खाने के लिए मिलेगा और अगर वो टच नहीं करेगा तो उसे करंट लगेगा, कुछ इस तरीके से। मतलब
कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे टीचर है वो आपको, अगर आप अच्छा करते हो तो आपको शाबाशी देते हैं, और अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो वो आपको पुनिश कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका बिहेवियर है वो कंडीशन हो जाता है, मतलब किसी कंडीशन का पार्ट बन जाता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है, बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। और देन आता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब होता है जब आप अपने बिहेवियर को मॉडलिंग से मॉडिफाई करते हो। मॉडलिंग समझते हो, किसी को देख के, किसी की तरफ देख के कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा कंसेप्ट है, एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। जब आप किसी को कॉपी करते हो, समझ रहे हो ना, जैसे कोई आपका रोल मॉडल हुआ, कोई मॉडल हुआ, उसको देख के आप अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हो, आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो। उस चीज को बोला जाता है सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। मॉडलिंग और विसीरियस मतलब इमिटेट करना। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप उस चीज को लेके इमिटेट कर रहे हो, जैसा सामने वाला कर रहा है वैसे ही आप कर रहे हो, नकल करने की कोशिश कर रहे हो। जिस तरीके से वो कर रहा है उसी तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हो। इसको बोला था सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको इनका जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मीनिंग है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बेस बना के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो बी श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ लें कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, और सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का मीनिंग क्या होता है। जैसे ये देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग, अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विद अ नेचुरल रिस्पॉन्स। वही क्लासिकल में किसकी एग्जांपल आई थी, पावलो के डॉग की एग्जांपल, कि किस तरीके से उसके बिहेवियर को कंडीशन किया गया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक रिस्पॉन्स को या तो इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है। मतलब अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करोगे, और अगर आप उसको डिक्रीज कर रहे हो तो आप उसको नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करोगे। तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम ऑपरेंट कंडीशनिंग। और जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, जो हमने अभी पढ़ा सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। बाय बेंडूरा। ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, बेंडूरा के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, बेंडूरा के द्वारा। राइट, समझ आ गया। अब ये तीनों को ना अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है, जो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग बाय एसोसिएशन व्हेन टू स्टिमुलस आर पेयर टुगेदर, जब दो स्टिमुलस को आपस में जोड़ दिया जाता है, द न्यूट्रल स्टिमुलस रिप्लेस द अनलर्न्ड स्टिमुलस। तो जो अनलर्न्ड स्टिमुलस होता है, मतलब वो खाने को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, घंटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। और वहीं पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, बिहेवियर इज शेप्ड एंड मेंटेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूड नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो बिहेवियर पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट किसका पड़ रहा है, जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उसमें रीइंफोर्समेंट भी आती है, उसमें पनिशमेंट भी आती है। और सोशल लर्निंग, बिहेवियर विच इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट कंबाइनिंग लर्निंग थ्योरी विद कॉग्निटिव प्रोसेस। मॉडलिंग कौन सा पार्ट बना, ये मॉडलिंग का पार्ट बना, ऑब्जर्वेशन का पार्ट बना, इमिटेशन का पार्ट बना। मॉडलिंग का पार्ट, इमिटेशन का पार्ट, ये किसका पार्ट बन जाएगा, ये सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। इवान पावलो शोड डॉग कुड बी कंडीशन टू सेलिब्रेट बाय द साउंड ऑफ बेल, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। जो घड़ी वाली एग्जांपल, सॉरी घंटी वाली एग्जांपल हमने पढ़ी थी वो वाली। और स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया था, रैट्स वर पुट इन अ बॉक्स। जो कुछ रैट्स थे उनको एक डिब्बे में डाल दिया गया था, एक बॉक्स में डाल दिया गया था। इफ दे प्रेस्ड द लीवर they were rewarded with pellets, if they do not they will get a shock। मतलब उस लीवर को अगर वो प्रेस कर देते थे तो उनको खाने के लिए मिलते थे,
और अगर वो नहीं प्रेस कर पाते थे तो उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। तो इससे क्या होता था, उनकी कंडीशनिंग हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फ्लुएंस यूज करके। वेंडूरा, इसने क्या किया था, 3 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर शोन अ वीडियो व्हेन एन अडल्ट अब्यूजिंग अ डॉल, द रिस्पॉन्स द अडल्ट रिसीव डिपेंड अपॉन द चाइल्ड्स एक्शन। तो वो एक डॉल है, उसको पीट रहे थे, उसको मार रहे थे, और बच्चों को वो वीडियो दिखाई और उसके अकॉर्डिंग देखा कि उनका रिस्पॉन्स कैसा था, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा। जैसे अभी इसमें एग्जांपल देखो, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाली एग्जांपल देखो। अगर स्कूल में हो, इफ अ चाइल्ड आंसर अ क्वेश्चन एट स्कूल, अगर एक बच्चा स्कूल में आंसर देता है क्वेश्चंस का, दे आर प्रेज्ड, तो टीचर उसको क्या करेगा, प्रेज करेगा, टीचर उसको शाबाशी देगा। इफ दे डू नॉट हैंड इन देयर होमवर्क दे आर पुनिश्ड, और वहीं पे अगर वो काम नहीं करके गए तो उनको क्या मिलेगी, दे विल गेट द पुनिशमेंट, उनको क्या मिलेगी, उनको उसके हिसाब से पुनिशमेंट भी दी जाएगी। और वहीं पर इफ अ चाइल्ड्स फादर इज अब्यूजिव टू हिज मदर, अगर एक बच्चे का फादर उसकी माँ को लेके अब्यूजिव है, उसकी माँ के साथ लड़ाई करता है, उसकी माँ को डांटता है, उसकी माँ को पीटता है, तो आने वाले टाइम में अगर बच्चे को मौका मिला तो उस बिहेवियर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे अगर आपके फादर सिगरेट पीते हैं तो ऑब्वियसली आपके भी 99% चांस है कि आप सिगरेट पियोगे, क्योंकि आप उस चीज को देखते हो। अरे मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, दिल पे मत लो, मैं सिर्फ एक समझा रहा हूं कि जो चीजें हमारे घर, अगर आपके घर में नॉन वेज चलता है तो आप भी नॉन वेज खाओगे, अगर आपके घर में नॉन वेज नहीं खाते तो आप नहीं खाओगे। 99% चांस का मतलब है कि आप इतना देखते हो उस चीज को, आप उस चीज को इतना देखते हो कि आपके अंदर से एक ड्राइव आ जाती है कि यार पापा भी तो पीते हैं तो मैं भी पी लेता हूं, और फिर उस केस में आपके पापा आपको रोक भी नहीं सकते, है ना। ये भी तो पॉइंट है ना, ये भी तो पॉइंट है ना कि आपके पापा आपको उस चीज के लिए रोक नहीं सकते, है ना। आपके पापा उस चीज के लिए रोक नहीं सकते, क्योंकि वो रोकेंगे तो तब ना, अगर वो आप नहीं कर रहे होंगे। ये बिल्कुल वही 2Q फैलेसी वाला कंसेप्ट बन जाता है। कौन सी फैलेसी, 2Q फैलेसी। कौन सी फैलेसी, 2Q फैलेसी, राइट। ये वाली एग्जांपल रहने दो, इसकी जगह पर मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूं क्लासरूम की, इसको रहने दो। इसकी जगह पर इसमें आपने पावलो के डॉग वाली एग्जांपल याद रखनी है, और इसकी एक क्लासरूम एप्लीकेशन होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्लासरूम एग्जांपल कैसे है, जैसे ये होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको पिछली क्लास में, ठीक है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ये वाला हमने डिटेल में पढ़ा था, तो अब ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इसकी हम जो रियल लाइफ की एग्जांपल है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इसकी क्लासरूम में एप्लीकेशन देखें तो वो किस तरीके से होगी। जैसे ये देखो, ये वाला। अब बिफोर कंडीशनिंग में क्या हुआ, जब कंडीशनिंग नहीं हुई तो टीचर क्लास में आया और उसने क्लास को बोला कि चुप हो जाओ, ठीक है। उसने क्लास को क्या बोला, उसने क्लास को बोला कि बेटे चुप हो जाओ, और क्लास चुप हो गई, राइट। मतलब अभी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई, इट इज अ नेचुरल बिहेवियर। टीचर ने आके बच्चों को कहा कि चुप हो जाओ, बच्चे चुप हो गए, और दूसरी जगह पर टीचर ने 3 बार क्लैप किया और बच्चे चुप नहीं हुए। तो ये उनका नेचुरल रिस्पॉन्स था कि अगर बोलेगा टीचर चुप होने को तो बच्चे चुप हो जाएंगे, और अगर बच्चे वो टीचर क्लैप करेगा ऐसे आके याद करवाने के लिए तो नहीं करेंगे। अगली बार कंडीशनिंग करने के लिए क्या किया, पहले टीचर ने 3 बार क्लैप कर दिया और फिर साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि बेटा चुप हो जाओ, ऐसे ऐसे कि चुप हो जाओ। अब बच्चे क्या हो गए, चुप हो गए। अब यहां पर जो स्टूडेंट चुप हुए हैं वो क्लैप की वजह से नहीं हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं, क्योंकि साथ में टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं और बच्चे उन इंस्ट्रक्शंस की वजह से चुप हो गए। और वहीं पे अगली बार जैसे ही टीचर ने 3 बार क्लैप किया तो बच्चे चुप हो गए,
क्योंकि उनको क्या था, उनको अब पता चल गया था कि इसके बाद टीचर इंस्ट्रक्शन देगा। उनके दिमाग की कंडीशनिंग हो चुकी है, उनके दिमाग की क्या हो चुकी है, कंडीशनिंग हो चुकी है कि अगर अभी चुप नहीं हुए ना तो ये पीट देगा, ये खड़ूस है वो पीट देगा। तो दिमाग में वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, वो जो दो अलग अलग स्टिमुलस को रिलेट कर दिया गया है, वो बच्चों के दिमाग में बैठ गया है कि भाई अगर अभी चुप नहीं हुए ना तो ये बुड्ढा सठे आ जाएगा और ये बहुत बुरे तरीके से पीट देगा। तो इसलिए अच्छा है कि पहले चुप हो जाओ। राइट, तो ये आपका कंडीशनिंग से रिलेटेड जो सारा कंसेप्ट है वो यहां पर खत्म हो जाता है। अब एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है वो है टीचिंग से रिलेटेड बिहेवियर। टीचिंग के जो बिहेवियर हैं इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल टीचिंग के 10 बिहेवियर्स हैं, जिसमें से 5 हैं वो की बिहेवियर है और 5 हैं वो हेल्पिंग बिहेवियर है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप PYQ चेक करोगे ना तो आप देखोगे कि यार इस टॉपिक को बेस बना के कितने सारे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक को बेस बना के कितनी बार क्वेश्चन पूछे, और है कुछ नहीं इसमें। देखो, हेल्पफुल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ या हेल्पिंग बिहेवियर का मतलब हुआ जहां पर आप स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा सिनेरियो जहां पर आप बच्चों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो कि वो कुछ काम कर लें, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से कर लो, अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो इस तरीके से कर लो। और की बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, जो टीचर के एक तरीके से पर्सनल हो जाएंगे, इफेक्टिवनेस से रिलेटेड, उसकी खुद की इफेक्टिवनेस से रिलेटेड, उसके पर्सनल। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग बिहेवियर को याद करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 और 5। देखो, हेल्पिंग का मतलब क्या हुआ कि आप स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हो, मतलब स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इन्वॉल्व फील हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट्स को बोलोगे कि आप आइडियाज दो, क्योंकि आप स्टूडेंट को चाहते हो। तो यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर बच्चे इन्वॉल्व फील करेंगे तभी वो डेमोक्रेटिक अप्रोच का पार्ट बनेंगे। पहले आपने बच्चों को बोला कि आप अपने अपने आइडियाज दो, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज है। फिर ऐसा तो है नहीं कि सारे आइडियाज को ही, मतलब जो आइडियाज आए हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में होंगे, ऊपर नीचे होंगे। तो आप उन आइडियाज को क्या कर दोगे, स्ट्रक्चरिंग कर दोगे। व्हाट यू विल डू द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आइडियाज। आप उन आइडियाज की क्या कर दोगे, स्ट्रक्चरिंग कर दोगे। उसके बाद फिर आप देखोगे कि क्या बच्चों को ये आइडियाज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। फिर आप उनको क्या करोगे, क्वेश्चनिंग करोगे। क्वेश्चनिंग करने के बाद जब बच्चों को क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे तो आप उनको प्रोबिंग करोगे, मतलब हिंट दोगे। जब बच्चों को हिंट दिया जाएगा और फिर लास्ट में आपको पता चलेगा कि आप कितने अफेक्टिव हो, टीचर्स अफेक्ट, कि आपने अपना काम कितनी ईमानदारी से, आपने अपना काम कितने अच्छे तरीके से किया, आपने अपना काम कितनी ईमानदारी से और आपने अपना काम कितने अच्छे तरीके से किया। सिंपल।
5 हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट्स के आइडियाज को यूज करोगे, उनके कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दोगे, फिर आप उन आइडियाज को स्ट्रक्चरिंग कर दोगे। स्ट्रक्चरिंग करने के बाद आप उन आइडियाज की क्वेश्चनिंग करोगे। क्वेश्चनिंग के बाद बच्चों को जब आंसर नहीं आएगा तो आप उनकी प्रोबिंग करोगे, और प्रोबिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि टीचर का अफेक्ट कितना है। क्लियर है जी? तो ये 5 चीजें हैं जो यहां पर आप लोगों ने पहले इस साइड पे याद रखना। यस, सीक्वेंस में। अब आता है की बिहेवियर। की बिहेवियर पहले लिख लो, उसके बाद मैं आपको याद करवाता हूं ये भी। की बिहेवियर में सबसे पहले है लेसन क्लैरिटी। पहले लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, चौथा इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। और लास्ट कौन सा है? स्टूडेंट्स सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो की बिहेवियर का तो एक बहुत ही छोटा सा निमोनिक है जिसको आप याद रख सकते हो, लाइट्स करके, है ना, हम अपन ने बनाया था, LITES। लाइट्स। सबसे पहले जितनी ज्यादा लेसन क्लैरिटी होगी उतना टीचर बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा। उसके बाद फिर वो इंस्ट्रक्शनल, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसकी कौन कौन सी वैरायटी होगी। फिर टीचर टास्क ओरिएंटेशन, मतलब टीचर का खुद का रोल उस चीज में कितना है। फिर इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, बच्चे उस लर्निंग प्रोसेस में अपने आप को कितना इंगेज फील करते हैं। और देन आता है उस इन सारी चीजों के बाद स्टूडेंट का जो सक्सेस रेट है वो कितना हुआ। उसके बाद स्टूडेंट का जो सक्सेस रेट है वो कितना होगा, वो किस पे आएगा, वो स्टूडेंट सक्सेस रेट। ठीक है जी। तो सबसे पहले लेसन क्लैरिटी, कि आप एक क्लियर तरीके से लेसन प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आप अलग अलग मेथोडोलॉजीज यूज करोगे। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, मतलब टू बी श्योर हैंडल इनएविटेबल इंटरप्शन क्विकली। टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लासरूम के जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छे तरीके से हैंडल करे। देन आता है इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, और लास्ट में आता है स्टूडेंट का सक्सेस रेट, कि स्टूडेंट कितने सक्सेसफुल हुए हैं इस चीज को यूज करके, हुए भी हैं या नहीं, वो किसका पार्ट बन जाएगा, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स सक्सेस रेट। उसको हम कहां पे कंसीडर करेंगे, स्टूडेंट सक्सेस रेट में उसको कंसीडर किया जाए, राइट। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा। स्टार लगा दिया मैंने। प्रोबिंग का मतलब होता है हिंट देना ना। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, हिंट देना। जैसे बच्चे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो टीचर उनको हिंट देता है कि नहीं नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, हिंट देना, उसको हिंट देना बोलते हैं। टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब है कि भाई अब टीचर का टास्क क्या है, क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन को बनाए रखना, चीजों को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें। ठीक है।
अरे यार प्रोबिंग मैन, इंगेजमेंट इन लर्निंग, यार मतलब आप लोग नाम से समझ नहीं पा रहे हो, मतलब आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर पा रहे हो कि इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि बच्चे कितना इंगेज हो रहे हैं, टीचर कितना इंगेज हो रहा है क्या करने में, लर्निंग में। तो नाम पे भी तो थोड़ा ध्यान दिया करो ना कि वर्ड क्या कह रहा है। सीधा सी बात है, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस कि कितना इन्वॉल्व है, कितने इंगेज हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, चलिए, तो ये आ गया आपके 5 हेल्पफुल बिहेवियर। स्टूडेंट्स के आइडियाज लेना, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग और टीचर सब्जेक्ट। उसके बाद जब हम लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो हम लर्निंग को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है फॉर्मल, एक होती है नॉन फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। देखिए, सबसे पहली जो लर्निंग हमारी जिंदगी में आती है वो आती है इनफॉर्मल लर्निंग। जब हम अपने घर से सीखते हैं, हम अपनी सोसाइटी से, हम अपने दोस्तों से, हम अपने पेरेंट्स से, हम अपने भाई बहन से सीखते हैं, तो वो एक डेलिब्रेट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। जब आप अपने घर से, अपने पेरेंट्स से सब चीजों को सीखते हो। अनस्ट्रक्चर्ड होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, और सेल्फ मोटिवेटेड होती है, आप अपने लिए, आपकी इच्छा होती है उन सारी चीजों को सीखने। तो ये कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, आप मंदिर में जा गए हो वहां पे सीख सकते हो, आप किसी रिश्तेदार के घर में गए वहां से सीख सकते हो। और इसका ओवरऑल रोल क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ फुलफिलमेंट। पर्सनल लेवल पे आपकी डेवलपमेंट होती है और सेल्फ लेवल पे आप इस चीज को फुलफिल करते हो। और वहीं पे जो फॉर्मल होती है, जो फॉर्मल होती है, ये आपकी हो जाती है स्कूल कॉलेज वाली, जहां पर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से स्कूल में जाते हो। तो वहां पे क्या जाते हो, फुल टाइम एजुकेशन पाथवे होता है, प्रॉपर फुल टाइम एजुकेशन का, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर होता है, प्लान्ड होता है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में होती है, और डिप्लोमाज और डिग्रीज होती है। और उसके बाद आता है नॉन फॉर्मल, ये वो वाली होती है जो स्किल्स पे ज्यादा फोकस्ड होती है। जैसे मेन एक्टिविटीज की कंप्लीमेंट्री होती है, समझ रहे हो ना, जैसे आप कोई वर्कशॉप लगाते हो, होती तो ये भी स्ट्रक्चर्ड ही है, ये ज्यादातर स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन के साथ रिलेट करती है। स्किल्स के साथ रिलेट करती है, वोकेशंस के साथ रिलेट करती है। मतलब आपके जो कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जो ट्रेनिंग होती हैं, ये सारी चीजें किसका पार्ट बन जाती हैं, ये सारी चीजें पार्ट बन जाती है आपका नॉन फॉर्मल का, नॉन फॉर्मल का पार्ट बन जाती है। क्लियर है? तो फॉर्मल जो आप कॉलेज स्कूल में जाके प्रॉपरली सीख रहे हो, इनफॉर्मल जो आप अपने घर से सीखते हो, और नॉन फॉर्मल जो आपकी फॉर्मल लर्निंग को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, वो लर्निंग जो आपकी फॉर्मल लर्निंग को इंप्लीमेंट कर रही है। आप कुछ सीख रहे हो, आप डांस सीख रहे हो, आप म्यूजिक सीख रहे हो, आप कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, आप ओपन और डिस्टेंस से पढ़ रहे हो, किसी स्किल पे काम कर रहे हो, कुछ भी, वो सारी चीजें नॉन फॉर्मल का पार्ट है। ठीक है, राइट? जैसे देखो, ये जो होती है स्कूल में होती है, ये इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी आउटसाइड द स्कूल हो सकता है, और ये इनफॉर्मल एवरीवेयर। यस, बिल्कुल, जैसे आप जिम में जाते हो, वो भी एक तरीके से इनफॉर्मल लर्निंग हो जाएगी। आप स्विमिंग सीखते हो, आप डांसिंग सीखते हो, आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, वट एवर नॉट द पार्ट ऑफ योर बेसिक करिकुलम, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फॉर्मल एजुकेशन। और वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का ही पार्ट नहीं है, तो वो नॉन फॉर्मल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, सेम चार्ट है, इसमें 2-4 नई चीजें होंगी यहाँ पर।
मेन चार्ट आपका यही है जो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इन चीजों को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीजें किस तरीके से काम कर। अरे भाई बोला तो स्विमिंग नॉन फॉर्मल में ही आएगा, आप अलग से सीख रहे हो। अगर तो वो आपके स्कूल की टीचिंग का, स्कूल की लर्निंग का ही पार्ट है तो वो आपका फॉर्मल बन जाएगा, अदरवाइज नॉन फॉर्मल हो जाएगा। जैसे आप इग्नू से जो आप कोर्स कर रहे हो वो एक तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज का पार्ट बन जाता है, राइट। सो ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इनको बेस बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। उसके बाद हमारे पास एक लर्निंग आती है जिसको बोला जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग, और एक होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, देखिए कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, दोनों ही लर्निंग एक तरीके से एक ग्रुप लर्निंग का पार्ट होती है। जब आपके पास कुछ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप कुछ एफर्ट्स करते हो तो वो आपकी कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग आ जाती है। बस फर्क क्या है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है इसकी एग्जांपल लिखो आप लोग, ऑपरेट कर रहे हो खुद पे, ऑपरेट कर रहे हो खुद पे, तो इसमें आपने एग्जांपल याद रखनी है चेस की, और कोलैब में क्रिकेट की। मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग में ग्रुप गोल को अचीव करने से पहले आपको इंडिविजुअल गोल्स अचीव करने पड़ते हैं, समझ रहे हो ना। अगर आप अपने इंडिविजुअल गोल्स पे टारगेट करोगे तभी आप अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाओगे, बट कोलैबोरेटिव में ऐसा नहीं होता, ग्रुप गोल्स पे ही फोकस किया जाता है। तो इंडिविजुअल अपनी लर्निंग खुद कंस्ट्रक्ट करता है, और कोलैबोरेटिव में क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो कुछ फोकस नहीं है, तो लर्निंग होती है वो को इंस्ट्रक्टेड होती है, चैलेंज्ड होती है, मॉडिफाइड होती है, एग्रीड होती है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सब चीजें एक साथ मिलकर चलती हैं। प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पर सबका बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। प्रोसेस एकदम से क्लियर होता है क्योंकि इंडिविजुअल को पता है कि मुझे कोई कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा काम कैसे करना है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स अडेप्टिव होता है। अकॉर्डिंगली चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। रोल सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, और कोलैबोरेटिव में आप नेगोशिएट कर सकते हो। फोकस ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, फोकस ऑन कलेक्टिव अचीवमेंट। अब मेरे एक बात ध्यान से सुनो, अगर आप अपनी चेस की टीम लेके जाते हो, 5 प्लेयर्स की चेस की टीम गई, तो यहां पर अगर आप ग्रुप में जीतना चाहते हो ना तो आपको इंडिविजुअल अपनी अपनी गेम जीतनी पड़ेगी, हर किसी को अपनी अपनी गेम जीतनी पड़ेगी, तभी उनकी टीम जीतेगी। मगर क्रिकेट में ऐसा नहीं है, किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती क्रिकेट में, जबकि कोऑपरेटिव में, चेस में एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस मैटर करेगी। क्रिकेट में ऐसा नहीं होगा, क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस मैटर करेगी वो ग्रुप की ही मैटर करेगी। फिर उसमें कोई ज्यादा खेल गया, कोई कम खेल गया, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली जो आपका एम होगा वो ग्रुप का जो टारगेट है उसी को अचीव करना होगा। ठीक है। उसके बाद आता है को टीचिंग। को टीचिंग का मतलब क्या होता है, जब आपको एक से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे होते हैं। को टीचर का मतलब हुआ, को टीचिंग का मतलब हुआ टीम टीचिंग, जिसको बोल देते हैं टीम टीचिंग। जब एक से ज्यादा टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, जैसे ग्रुप में पढ़ाई होती है। ग्रुप में पढ़ाई होने का मतलब जैसे आपको एक ही सब्जेक्ट 2 अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल एक करवा रहा है, थ्योरेटिकल दूसरा पढ़ा रहा है, दैट विल कम अंडर को टीचिंग, डिवाइड कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है को टीचिंग। मतलब यार आपको इसको कल को को टीचिंग भी पूछा जा सकता है और टीम टीचिंग भी पूछा जा सकता है। को टीचिंग के साथ साथ टीम टीचिंग की भी यहां पर बात की जा सकती है, दोनों टीचिंग, राइट। तो
तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, को टीचिंग इन्वॉल्व 2 or more certified professionals who contract to share instructional responsibility for a single group of students, primarily in a single classroom or workspace, for specific content objective with mutual ownership, pool resource and joint accountability. समझ रहे हो ना कि जहां पर एक बंदा एक क्लास को पढ़ा रहा है, तो ये क्या बोलते हैं कि भाई एक को छोड़ो, हम मिलके पढ़ाते हैं, हम मिलके पढ़ाते हैं। अगर हम मिलके पढ़ाएंगे तो हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, हम हर चीज को क्या कर सकते हैं, शेयर करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स कैसे होती हैं, ध्यान से सुनो। टाइप्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए। 1 टीचर 1 ऑब्जर्वर। जब एक क्लासरूम में एक टीचर तो पढ़ा रहा है और दूसरा टीचर एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले करता है। जैसे ऑब्जर्वेशंस में ड्यूटी लगती है ना, आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जर्वेशन की ड्यूटी। ठीक है जी, 1 टीचर 1 ऑब्जर्वर, 1 टीचर 1 ऑब्जर्वर। तो एक टीचर है, वो क्या करेगा, वो पढ़ाएगा। With this approach, for example, co-teachers can decide in advance what type of specific observational information to gather during instruction and can agree on the system of gathering the data. तो दूसरा है, वो सिर्फ ऑब्जर्वर का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जर्वर का काम करेगा। 1 टीच 1 ऑब्जर्व, एक पढ़ाएगा और दूसरा ऑब्जर्व करेगा। और दूसरा है 1 टीच 1 असिस्ट। दूसरे केस में वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो बच्चों को असिस्ट भी करेगा। जिसको जिस चीज की जरूरत रहेगी वो उसको प्रोवाइड करेगा, है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, समझ रहे हो ना। टीचिंग में सेकेंड अप्रोच ऑफ को टीचिंग, 1 पर्सन वुड कीप प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग। एक टीचर है, वो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पे रखेगा। while the other professional circulated through the room providing unobstructed assistance to the student as needed. जिस बच्चे को जिस चीज की जरूरत है, जिस तरीके की हेल्प है बच्चों को चाहिए, वो जाके उनको हेल्प करेगा। जैसी हेल्प बच्चों को चाहिए उस तरीके की वो हेल्प करेगा, है ना। जिस तरीके की उसको हेल्प चाहिए उस तरीके की वो हेल्प बच्चों को जाके करेगा। देन आता है पैरेलल टीचिंग। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे ये 2 लाइंस बनी हुई है ना, ये पैरेलल टू ईच अदर होती है, सेम ऐसे। पैरेलल टीचिंग क्या होती है, जो एक साथ हो रही है। Students' learning would be greatly facilitated if they just have more supervision by the teacher or more opportunity to respond. In parallel teaching, the teacher are both covering the same information but they divide into 2 groups and teach simultaneously. जैसे आप लोगों का sections होते थे, समझ रहे हो ना। जैसे क्लास को 2 sections में डिवाइड कर दिया कि आधी क्लास को वही कंटेंट एक टीचर पढ़ा रहा है, आधी क्लास को वही कंटेंट दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। उसको क्या बोल दिया जाता है, दैट इज नोन एज पैरेलल टीचिंग। तो एक ही टीचर को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, राइट। स्टेशन टीचिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। इन द को टीचिंग अप्रोच, टीचर डिवाइड कंटेंट एंड सब्जेक्ट। Each teacher then teach the content to one group and subsequent repeat the instruction for other group. If appropriate, a third station could give students an opportunity to work independently. अब इसमें इस तरीके से होता है। स्टेशन के अंदर क्या होता है कि
पूरे क्लास को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है और जो पढ़ा रहे हो उनको एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाता है। समझ रहे हो ना, जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम हो गया। जैसे ग्रुप 1 है, उसकी 9 से 9:30 बजे तक ये वाला सेशन होगा। उसी टाइम पे जो ग्रुप दूसरा है उसकी क्लासरूम टीचिंग चल रही होगी और जो ग्रुप तीसरा है उसको इंडिपेंडेंट छोड़ रखा होगा। समझ रहे हो ना, अल्टीमेटली घूम के सबको देखो 1.5 घंटे का सेशन है तो आधे आधे घंटे से तीनों को डिवाइड किया गया, इसको स्टेशन टीचिंग बोला। जैसे ये वाला ग्रुप था, इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया। ये वाला ग्रुप था, ग्रुप 2 है, उसको 10:30 बजे से इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया और इसको 9:30 से। और बाकी टाइम पे क्लासरूम टीचिंग इसकी इस ग्रुप में हो रही है, इसकी इस ग्रुप में हो रही है और इसकी इस ग्रुप। टाइम टेबल बना दिया गया है एक तरीके से, क्या करने में, उनको वो स्टेशन टीचिंग प्रोवाइड करने एज पर द टाइम टेबल। एज पर द टाइम टेबल उसको क्या कर दिया गया है, स्टेशन में डिवाइड कर दिया गया एज पर टाइम टेबल, एज पर शेड्यूल। यस, जैसे बोल दिया जाए कि ठीक है भाई 4 से 5 लैब आपकी लगेगी, तब तक आप लोगों की क्लासरूम टीचिंग होगी, और दूसरों को बोल दिया जाएगा जब तक आप लोगों की क्लासरूम टीचिंग होगी इनकी लैब लगेगी। समझ रहे हो ना, इस तरीके से, एक तरीके से इसको आप लोग टाइम शेड्यूल के साथ या फिर आप इसको टाइम टेबल के साथ रिलेट कर सकते हो। टाइम टेबल के साथ रिलेट कर सकते हो। देन आता है अल्टरनेटिव टीचिंग। अल्टरनेटिव टीचिंग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टीचिंग होती है जिसमें एक टीचर एक बड़ा सेक्शन कवर करता है और दूसरा टीचर होता है स्मॉल ग्रुप। समझ रहे हो, जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। जैसे होता है ना, कई बार अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बहुत वीक होंगे, तो उस 10 के लिए एक अलग टीचर को असाइन कर दिया जाएगा कि भाई आप इन 10 बच्चों को आप संभालो और बाकी जो 50 टीचर हैं उसको एक टीचर पढ़ा रहे हो। उसके बाद आता है टीम टीचिंग। जब आपके सामने एक ही टाइम पे 2 टीचर खड़े हुए हैं, समझ रहे हो ना तो आपकी क्लास को डिवाइड किया गया, कुछ नहीं किया गया, तो एक ही टाइम पे सेम टाइम पे 2 टीचर जब आप लोगों को एट द सेम टाइम पढ़ाते हैं, इसको ग्रुप टीचिंग बोल सकते हो। एक ही टाइम पे 2 टीचर है ना आपके क्लासरूम में, पहले वो पढ़ा रहा है, फिर दूसरा पढ़ा रहा है, फिर वो पढ़ा रहा है, फिर इस तरीके से। ठीक है, दो या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ कि क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक वीक सेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग को अलग टीचर पढ़ा रहा है और वीक को अलग पढ़ा रहा है, जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, हाँ, ये सभी को टीचिंग का ही पार्ट है। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग। नहीं सीक्वेंस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, सीक्वेंस इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज सिंपल, दिस इज बेसिक टीम टीचिंग जिसको बोल दिया गया। ठीक है जी, अगर समझ आ गया तो एक बार थम्स अप दीजिए। अरे यार, ये स्टेशन की ही तो एग्जांपल है, ये आपके सामने फोटो किसकी है, स्टेशन की ही तो है। टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजीज में डिवाइड कर दिया गया बस। चलिए, उसके बाद 2 अलग अलग तरीके की टीचिंग है जिसके बारे में बस बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग।
रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है? जब आप टीचिंग के बाद अपनी टीचिंग को खुद रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने अगर क्लास में पढ़ाया तो उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मैंने क्लासरूम में क्या किया, कैसे किया। What you think about your teaching? Yes. When you think about your teaching, when we think about our teaching, जब हम अपनी टीचिंग के बारे में सोचते हैं कि आज मैंने जो कराया क्या वो सही था, अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से समझाया, तो वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग हो जाती। उसको क्या बोल देते हो? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। मतलब अपनी टीचिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करना। जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है उसको इवेल्युएट करना। राइट। सो द पर्पज ऑफ डूइंग इट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग की क्वालिटी को कैसे क्या किया जा सके? इंप्रूव किया जा सके। इन जनरल, रिफ्लेक्शन involve working towards a better understanding of the problems and ways to solve it। मतलब इसका कनेक्शन किसके साथ है? वही कि प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाना है ना। जैसे क्लास में गए तो कोई चीज पढ़ा नहीं पाए, कोई चीज समझा नहीं पाए, क्लास अच्छे तरीके से चल नहीं पाई, तो आप उस चीज पे आके घर में एक तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करोगे। क्या करोगे? इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करोगे कि भाई क्यों नहीं चल पाई क्लास अच्छे तरीके से, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्यों मैं बच्चों को ये चीज समझा नहीं पाया, क्यों वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्यों वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अटेम्प्ट टू सॉल्व क्लासरूम प्रॉब्लम्स, टेक पार्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, चेंज में एफर्ट डालना, अपने काम की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपने बिलीफ और वैल्यू सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। तो इसमें सब चीजें आ जाएंगी। क्लासरूम का एक्सपीरियंस कैसा था, जनरल नॉलेज कैसी है और आपकी पर्सनल वैल्यूज कैसी है। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं सोचना आपने, सिर्फ अंदर की तरफ देखना है कि मेरी टीचिंग कैसी है और मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और आगे मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। इसको आगे और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये हमारा मेन कंसर्न। राइट। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। अब फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है? क्लास को फ्लिप कर देना, है ना। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि जैसे ये है, इसको फ्लिप करने का मतलब इसको ऐसे फ्लिप कर देना। फ्लिप का मतलब क्या होता है कि जब ब्लेंडेड लर्निंग समझ रहे हो ना? ब्लेंड का मतलब होता है जब आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एक साथ कर देते हो। ठीक है, कई और पेपर में मीनिंग पूछ लेते हैं, मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्लेंड का मतलब होता है ब्लेंडेड लर्निंग का ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि वो एक्टिविटीज जो क्लास में होनी चाहिए वो एक्टिविटीज आप कहां पे करते हो? आप घर पे करते हो। और जो एक्टिविटीज आपकी घर पे होनी चाहिए वो सारी एक्टिविटीज आप कहां पे करते हो? क्लासरूम में आके करते हो। मतलब घर को क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया गया है और क्लासरूम को घर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो होमवर्क है वो स्कूल में करोगे और जो स्कूल वर्क है वो घर में करोगे। है ना, सिंपल। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में देखो तो जो क्लासरूम ट्रेडिशनल होते हैं उसमें क्या होता है? पहले क्या होता है? आपको लेक्चर दिया जाता है, असाइनमेंट दी जाती है और होमवर्क होता है। और घर से आप क्या करते हो? अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हो। जबकि फ्लिप्ड में आपको घर से कुछ काम करने के लिए दे दिया जाता है। आपके घर से लेक्चर देख के आने के लिए बोल दिया जाता है, आपको ऑडियो वीडियो में लेक्चर दिए जाते हैं, आपको किसी वीडियो का लिंक दे दिया जाता है कि कल को इस वीडियो को देख के आना।
और फिर उस वीडियो में से जो चीजें हैं उसके लिए जो भी डिस्कशन होती है वो कहां पे होती है, वो क्लासरूम में होती है। तो मतलब लेक्चर घर से देख के आना और उस लेक्चर की जो डिस्कशन है वो कॉलेज में या स्कूल में करनी है ना, वो घर पे करनी और घर का काम कॉलेज में करना, स्कूल में करना। ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए। स्टक हो गया, कोई बात नहीं। देखो अब ये जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है ना, अगर आप इस ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हिसाब से देखते हो तो आपको एक चीज यहां पर नजर आएगी कि जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है उसमें ये जो तीन चीजें होती हैं ये लोअर लेवल की होती हैं और ये जो तीन चीजें होती हैं वो हाई लेवल की होती हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में ये लोअर ऑर्डर की चीजें क्लासरूम में होती थी और ये हाई ऑर्डर की घर होती थी। बट फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या कर दिया, ये जो हायर ऑर्डर की चीजें हैं इसको क्लासरूम में कर दिया गया और जो लोअर ऑर्डर की चीजें हैं इसको होम, घर से करके आने के लिए बोल दिया। बताइए समझ आ गया? नाम से ही क्लियर हो रही हैं चीजें, नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होगा। ठीक है जी, तो जो घर की एक्टिविटीज हैं वो क्लासरूम में, जैसे ये देखो आपको घर से कोई लेक्चर देख के आने के लिए बोल दिया जाएगा और फिर उस लेक्चर की डिस्कशन आप कहां पे करोगे, क्लासरूम में करोगे और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आप घर पे समझ रहे हो? यार फ्लिप्ड नहीं समझ रहे हो, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। मॉडर्न अप्रोचेस हैं ये सब, क्या है, दीज ऑल आर द मॉडर्न अप्रोचेस। ये मॉडर्न अप्रोचेस है आज के टाइम पे जो यूज होती हैं आजकल, जिनका इस्तेमाल होता है, जिनका इस्तेमाल हम आजकल करते हैं वो इसका पार्ट बनती है। राइट, एक मिनट, इसमें एक और क्लास है। देखो बर्डन मतलब स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब बच्चों को थोड़ी और फ्रीडम दी जाती है। रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स की नहीं, टीचर की सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए होती है। किसके लिए होती है? टीचर्स की सेल्फ इवैल्यूएशन की, टीचर्स की सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए होती है। चलिए, तो अब आपके तीन टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, सीबीसीएस, एक सिलेबस करिकुलम वाला और एक लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपकी लास्ट क्लास में होंगे जो कि होगी आपकी सैटरडे को। सैटरडे को ये क्लास होगी जिसमें ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे। कल से आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू हो जाएगा। कल से 11 बजे की क्लास में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक रिसर्च वाले कोर्स में एनरोल नहीं किया वो कर लीजिए। और मैं फिर से आप लोगों को वही सारी बातें बता रहा हूं कि भाई आप लोग इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लीजिए कि अब कोर्स कंप्लीशन की स्ट्रेटेजी आप लोगों को ही बनानी पड़ेगी।
कि कितनी रिकॉर्डिंग देखनी है, कौन सा कोर्स लाइव देखना है। ऐसा ना हो कि बाद में आप मुझे आके बोलो कि सर हम तो लाइव देखते रह गए, हमारा तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। इसके लिए फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। कोर्सेज आपको सारे मिल जाएंगे। देखो जो अपकमिंग में आने वाले कोर्सेज भी है ना, वो सब कुछ आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस में भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पर आके ना इतने सारे वो मत सर्च करा करो सर ये वो कहाँ है। आप अगर प्रोफाइल में जाओगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। वहां पे प्रोफाइल में सब कुछ है। एक तो आप लोग ना कंटिन्यू क्लासेस नहीं देखते हो। जो चीजें मैं पहली 2-3 क्लासेस में जितने भी डाउट्स क्लियर कर देता हूँ ना, देखो यार ये चीज ना आप छोड़ दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पेपर आ गया है, ढंग से क्लासेस देखो तो कोई फायदा होगा। ऐसा नहीं है मुंह उठा के कभी चौथी क्लास देख रहे हो, कभी 7वीं क्लास देख रहे हो और पहली क्लास का डॉट आके 7वीं क्लास में पूछ रहे हो। ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? ये कोई लॉजिक नहीं होता पढ़ाई करने का। पढ़ने का एक तरीका होता है। अब तुम सीधी 8वीं क्लास में आके पढ़ रहे हो और बोल रहे हो कि सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो कैसे समझ आएगा भाई? जब ये कोर्स है, जब कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में है तो उसको सॉल्व भी तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही करना है ना? अगर एक कोर्स को हमने लॉन्च एक स्ट्रक्चर्ड वे में किया है तो उसको फॉलो भी तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही करना है ना। पहली क्लास देखोगे तो बेसिक समझ आएंगे, फिर दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो, फिर चौथी देखो। अगर आप इस तरीके से देखोगे ना तो आपके डाउट साथ ही साथ क्लियर होते जाएंगे। प्रॉब्लम क्या आ जाती है? आते हो आप चौथी क्लास में, पहली 3 क्लासेस में आपने कुछ देखा नहीं है, चौथी में आपको कुछ समझ नहीं आता। एक तो आप 2 घंटे वैसे वेस्ट कर देते हो, है ना? एक तो आप 2 घंटे वैसे वेस्ट कर देते हो उस क्लास में, और फिर आप बोलते हो कि सर मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, मेरा ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। अरे भाई हमारे पर्सपेक्टिव से भी तो समझने की कोशिश किया करो ना। अगर आप मुझे आज ये पूछोगे कि सर इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है, तो आप बताइए क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर यहां देने वाली बात है? अगर आप ये मुझे पूछोगे कि सर इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब वो चीज जो फर्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाई गई है उसका मीनिंग आप 7वीं क्लास में जाके पूछ रहे हो, जब आप लोग पढ़ के ही नहीं आए हो, तो कैसे चलेगा? देखो यार आप लोगों को शायद ये चीजें कुछ लोगों को बुरी लगती होंगी, बट अगर मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं तो आपके फायदे के लिए बताता हूं, आपसे बहुत ज्यादा नहीं। तो आप इतना ही मान के चलो कि आपके टीचर्स को आपसे 1% ही ज्यादा आता है। मैं तो ये भी नहीं बोलता कि आप हमें एक्सपर्ट मानो, आप इतना मान के चलो कि हमको आपसे 1% नॉलेज ज्यादा है, सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट कर लिया करो। अगर हम आपको कुछ बताते हैं कि बेटा ये करो, ऐसे करो, वैसा करो, तो आप उस चीज को सीरियसली लिया करो। उसी में आपका फायदा है, उसी में आपकी भलाई है। अदरवाइज अगर आप अपने आप को इतना ही एक्सपर्ट समझते हो ना तो फिर आपको ये क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हो ना? अगर आप अपने आप को इतना ही एक्सपर्ट समझते हो तो आप फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते थे, फिर आपको क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन की हैं तो उसका मतलब है कि आप किसी चीज को सोच के ज्वाइन किए हो, ये चाहिए यहाँ पे हमें सही गाइडेंस मिलेगी। और उस गाइडेंस को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, वहां पर भी आपकी ईगो सामने आ जाती है, तो फिर क्यों क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो? लॉजिक बताओ क्या है? फिर उस चीज का लॉजिक क्या है कि आपने पढ़ना हमसे है और आप चाहते हो कि हम आपको आपके तरीके से पढ़ाएं। ऐसा नहीं होता यार। आप लोग 4 महीने से पढ़ रहे हो, 6 महीने से पढ़ रहे हो, हम इसी सब्जेक्ट को 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं। पता नहीं कितने सारे बच्चे आप ही की तरह आके पढ़ के JRF AIR निकल के PhD करके सब कुछ करके अपनी अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई मैं चीज बता रहा हूं, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा अगर आपने टीचिंग का कोर्स पहले कर रखा है तो उसको मत करो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर ठीक है उस टाइम पे मैं कोई ऐसा टॉपिक पढ़ूंगा जो मेरा पेंडिंग है ना, वो मेरा पेंडिंग है, मैं उसको करूंगा। क्योंकि एक ही चीज को 2 बार पढ़ने का क्या मतलब है? ऐसा तो है नहीं कि आपका पेपर 2 साल के बाद हो रहा है कि आप बोलो सर टाइम ही टाइम है। टाइम नहीं है, टाइम की ही तो प्रॉब्लम है। जिस दिन से एग्जाम का नोटिफिकेशन आया मैंने उसी दिन आपको क्लास में सारी चीजें बता दी थी कि अब अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि कौन सी क्लास को रिकॉर्डिंग से करना है,
कौन सी क्लासेस को लाइव देखना है, और अगर लाइव नहीं भी देखना कोई भी दिक्कत नहीं है यार, क्यों इस चीज को दिमाग में ले रहे हो। अगर 10 दिन लाइव क्लासेस नहीं भी देखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही 10 दिन पुराने कोर्सेज को रिकॉर्डिंग से कवर कर लो, वहां पर भी मैंने ही पढ़ा रखा है। और अगर आप पहली क्लास से देखोगे तो 99% चांस है कि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं आएगा, जितने आराम से जितने सही तरीके से मैंने हर चीज को कवर कर रखा है। बट उसका तरीका यही है कि आपको एक सिस्टमैटिक वे में बढ़ना पड़ेगा, आप हवा में चीजें नहीं कर सकते। हवा में चीजें नहीं चलेंगी, तो इस वजह से थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि अगर एक बार मैराथन वगैरह रिवीजन वगैरह शुरू हो गई ना तो फिर आपके लिए चीजों को टैकल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सीरियसली। फिर तुम लोगों ने रोना है, फिर तुम मुझे बोलोगे कि सर इतनी सारी क्लासेस क्यों हो रही हैं। तो मैं पहले इस चीज को लेके अवेयर कर रहा हूं। इस चीज को लेके मैं पहले ही अवेयर कर रहा हूं। अभी भी टाइम है, अभी भी इस टाइम को सही से यूटिलाइज कर लीजिए। सैटरडे संडे को ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। अप्रैल महीने में पूरे का पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा ही सिलेबस खत्म कर दो, सारा नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितना आप अब्सॉर्ब कर सकते हो, ओवरफ्लो नहीं करना, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि बाहर निकलना शुरू हो जाए, ओवरफ्लो नहीं करना, जितना हो सकता है उतना करो, बट मैक्सिमम करो। क्योंकि ऐसा ना हो कि जून में आपका एग्जाम है और जून के स्टार्टिंग तक आप सिलेबस ही कवर किए जा रहे हो, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं भी कोई इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं, क्योंकि टाइम जो एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। फिर तुम्हारा रोना धोना, फिर देखो, फिर मेरे को गालियां देना, मेरे को क्रिटिसाइज करना, मेरी कंप्लेंट करना, जो मर्जी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता था कि जब मैंने आपको चीजें बताई थी, काम करने के लिए बोला था, तब आपने किया नहीं। अब बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हर चीज का एक टाइम होता है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो 15-17 दिन है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। 17 दिन इतने ज्यादा क्रूशियल है ना अप्रैल के महीने के, कि आप शायद इस चीज को भी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो, आप इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। जब मैं 1 मई को आपकी क्लास लूंगा ना, तो उस दिन आप ही की क्लास के बच्चे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। एक वो बच्चे जिन्होंने मेरी बात को माना था, और एक वो बच्चे जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना था। तो जो मानेंगे उनका भला होगा, और जो नहीं मानेंगे उनको फिर मैं कहना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारी भी एक कहने की लिमिट होती है ना, हमें भी शर्म आनी शुरू हो जाती है यार, समझ रहे हो ना। बीइंग अ टीचर मुझे भी शर्म आनी शुरू हो जाती है, बार बार एक ही बात बोलते 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 बोलते। जब कोई असर ही नहीं हो रहा तो क्या करे भाई, समझ रहे हो ना। अब जब कोई असर ही नहीं हो रहा तो फिर मैं भी क्या करूं। मैं आपको 1 बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं भी छोड़ दूंगा कि यार ठीक है, जब इन पे कोई असर ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा भैंस के आगे बीन बजाने का, है ना। वो मुहावरा है ना, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैं भी वही चीज छोड़ के मैं भी आगे चलूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब इन्होंने 20 दिन पहले मेरी बात नहीं मानी थी तो आज भी नहीं मानेंगे। तो ये चीजें ना मजाक में मत लिया करो, मजाक का टाइम जा चुका है, अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। सीरियस हो जाइए बच्चे, एफर्ट्स कीजिए, मेहनत कीजिए। क्योंकि ये देखो 60 दिन बोले थे, अब कितने रह गए, 57 रह गए, अगर 10 तक बोले तो ये तो कम होते जाएंगे, 56, 54, 55 ऐसे कम होते ही जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ कहूंगा नहीं, और एक दिन वही आ जाएगा जिस दिन मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, कल तुम्हारा पेपर है, जाओ। जिसने मेहनत की है हंसते हुए आएगा, जिसने नहीं की वो रोते हुए आएगा।
देखो यार, यहाँ तो ना आप अपने आप को ना एकदम से क्लियर रखो, ध्यान से सुनो। यहाँ तो अपने आप को बहुत ज्यादा क्लियर रखो कि मुझे दिसंबर में देना है, फिर तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप क्रिस्टल क्लियर, आपका विजन है कि मुझे तो एग्जाम ही दिसंबर 2022 में देना है। सर आप जो मर्जी बोलते रहो। अगर तो आप इस कैटेगरी में आते हो, अगर तो आप इस कैटेगरी में आते हो, फिर तो मेरी बातें आपके लिए कोई मतलब की आई नहीं। अगर आप जून 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो, फिर आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, फिर आपको ये सारी चीजें दिमाग में बिठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, ये बात मान लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 बजे पेपर 2 की क्लास है, और आज आप लोगों को 2021 के टीचिंग एप्टीट्यूड के 150 MCQ की PDF मिल जाएगी। टोटल 35 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 35 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, तो 35 शिफ्ट में टोटल 150 क्वेश्चन टीचिंग के आए थे। तो आज रात को 12 बजे से पहले आप लोगों को वो 35 शिफ्ट्स के 150 क्वेश्चन विद आंसर शाम को मिल जाएंगे 120%। यूनिट वाइज मिलेंगे आपको, पक्का कंफर्म है, प्रॉमिस। टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सब बच्चे जाके टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लो। आज 110% मिल जाएंगे। तो 2 दिन के बाद आपको एक शिफ्ट है वो मिलती रहेगी, ठीक है। मतलब अगले 2 दिन के बाद आपको रिसर्च के मिल जाएंगे, अगले 2 दिन के, मतलब 20 दिन के अंदर वो सारी 35 शिफ्ट आपके हाथ में होंगी। ठीक है, इसी वजह से टाइम लग गया, क्योंकि देखो 35 शिफ्ट होती है, आपको पता है, इट इज नॉट एन इजी टास्क। 35 शिफ्ट को टाइप करवाना, फिर उनके आंसर लगाना, आंसर को क्रॉस चेक करना, फिर उनको सॉर्टेड करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप लोग तो ऐसे बोल देते हो ना, सर PY क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए। आप लोगों के लिए बहुत, मतलब कहना आपको ना बहुत आसान लगता है कि सर PY क्यों नहीं दिए, सर 3-4 बार आपने बोल दिया, दिए नहीं दिए नहीं, आप तो ऐसे बोल के निकल जाते हो। बट जब आप वो PDFs को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में उस चीज को बनाने में कितना टाइम लगता है, 2 बार क्रॉस चेक करने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना हार्ड वर्क लगता है। तो उसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स, वहां पे वो आपको फाइल आज मिल जाएगी, पक्का। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, JRF जरूर क्लियर होगा। और प्लीज 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 प्लीज, अभी तो मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, अप्रैल के महीने तक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मई से मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो अप्रैल का महीना सही से यूज करोगे तो मई जून फायदे में रहेगा, और अगर आपने अप्रैल का महीना वेस्ट कर दिया तो मई जून आप पे भयंकर होने वाला है। तो इस वजह से बी श्योर कि आप इस चीज को थोड़ा सीरियस तरीके से लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।